आज की वीडियो है साइप्रस के वर्क परमिट के बारे में। किसी के लिए भी एक गाइडलाइन उसको दिखाने के लिए। तो इस वजह से चूंकि अभी बहुत जॉब्स ऐसी हैं जिनके लिए इनको वर्कर चाहिए, वो एप्लीकेशन एनालाइज करने, प्रोसेस करने और उसको अप्रूवल देने या रिजेक्ट करने में तकरीबन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर को 3 महीने लगते हैं। डॉक्यूमेंट अब क्या क्या चाहिए मैं आपको ब्रीफली बता देता हूँ कि भाई पासपोर्ट में एक्सपायरी कितनी होनी चाहिए, आया कि भाई जो वर्क परमिट मुझे मिलेगा वो कितने साल का होगा। देखो यहाँ पर जो वर्क परमिट इशू होंगे वो 2 टाइप्स के होंगे। शीट फार्म्स हैं, यहाँ पे गोट फार्म्स हैं, यहाँ पे काउ फार्म्स हैं, यहाँ पे चिकन फार्म्स हैं, यहाँ पे पिग फार्म्स हैं। आप 6 साल के लिए वर्क परमिट पे रह सकते हैं। तो होटल इंडस्ट्री में इनको वर्कर चाहिए। उसमें आपको अगर वर्क परमिट मिलता है साइप्रस में आने का तो वो 4 साल के लिए होता है। देखिए पासपोर्ट में आपकी वैलिडिटी कितनी होनी चाहिए। पासपोर्ट टोटल वैसे 3 डॉक्यूमेंट, मेडिकल सर्टिफिकेट जो है, इसमें ये 5 टेस्ट होने चाहिए कि अभी एम्प्लॉयर जो है वो एक एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनवाएगा। ये वो इदारा है जो वीज़े इशू करता है साइप्रस से। 45 डेज में आपका इधर से एंट्री परमिट, जिसको ब्लू स्लिप कहते हैं, ब्लू कलर का होता है, विदाउट पिक्चर होता है, आपके नाम और पासपोर्ट नंबर पे होता है। श्योर स्टिकर वीज़ा आपके पासपोर्ट के ऊपर होगा, इसके ऊपर नाम लिखे होंगे, या आप नोट कर लेंगे, फिर उन्हीं एयरपोर्ट में से किसी के थ्रू आना है तो वो आपको स्टिकर वीज़ा और FIA का लेटर इशू करेंगे। अब कोई रुकावट नहीं है साइप्रस आने में। अगर आप वर्क परमिट पे आ रहे हैं तो आपको शो मनी एयरपोर्ट पे दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, 6000 यूरो तक ठीक है, पास जाएंगे। नॉर्मली एकोमोडेशन वो फ्री देते हैं और आपको एक रिसीप्ट इशू कर देंगे। उस रिसीप्ट के ऊपर स्टैम्प होगी कि इस रिसीप्ट पर भी ये ट्रेवल कर सकता है और साइप्रस में आप घूमे फिरें, कोई आपको कुछ नहीं कहेंगे। आपका बैंक अकाउंट खोल देंगे और सैलरी आपकी फिर हर महीने बैंक में ट्रांसफ़र होगी। तो लाइफ बड़ी ज़बरदस्त होगी अगर आप लीगली वर्क परमिट पे भी आते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज की वीडियो है साइप्रस के वर्क परमिट के बारे में। सबसे पहली बात मैं क्लियर कर दूं, मैं ग्रीक साइप्रस या यूरोपियन साइप्रस या साउथ साइप्रस की जिसको कहते हैं उसकी बात कर रहा हूँ। नॉर्थ साइप्रस या टर्किश साइप्रस की बात नहीं कर रहा। तो जब मैं साइप्रस बोलूँगा तो आप समझ जाना है कि यूरोपियन साइप्रस। अच्छा, आज की वीडियो है साइप्रस के वर्क परमिट के बारे में। मेरे एक व्यूअर हैं उमर हयात भाई उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कुछ हफ्ता पहले कि भाई साइप्रस के वर्क परमिट के बारे में वीडियो बनाएं, मतलब इसी यूरोपियन वाले साइप्रस के वर्क परमिट के बारे में वीडियो बनाएं। वो बेचारा वेट कर रहा है। अब मेरे पास फुल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं थी तो मैंने उसको बोला कि वेट करो, मैं इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके फिर वीडियो बनाता हूँ। अभी भी मेरे पास 100% इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन जो मेरे रिसोर्सेज थे और इस वक्त मैं कह सकता हूँ कि तकरीबन 90% ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मेरे पास हैं साउथ साइप्रस के वर्क परमिट के बारे में। और मेरा ख्याल है कि ये काफ़ी होंगी किसी के लिए भी एक गाइडलाइन उसको दिखाने के लिए। दूसरी बात ये कि वर्क परमिट की बात स्पेसिफिकली पाकिस्तान के बारे में नहीं है, बाकी भी जितनी कंट्रीज हैं वर्ल्ड की, यूरोपियन यूनियन के अलावा, सबका तकरीबन सेम प्रोसेस है। तो मेरे जो व्यूवर्स इंडियन हैं, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, हमारे जो एशिया के जितनी भी कंट्रीज़ हैं जिधर मेरी लैंग्वेज समझी जाती है और लोग वीडियो देखते हैं, उन सब के लिए ये वीडियो है। सिर्फ स्पेसिफिकली पाकिस्तान के लिए नहीं है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि क्या ऐसा कोई चक्कर है कि नहीं है। पहले सबसे बड़ा सवाल तो ये है, आया साइप्रस के वर्क परमिट का प्रोसेस हो सकता है या होता है, या ऐसे ही आपसे झूठ बोला जाता है। तो जी भैया, हाँ है। साइप्रस का वर्क परमिट जो है इसका काम है, लेकिन पहले आप कंफर्म कर लो जिसके थ्रू करना है कि वो बंदा रिलायबल है कि नहीं है, आपके साथ धोखा न करे और वही कि वो आपको वर्क परमिट दिलवा दे साइप्रस का। ये आप लोगों की जिम्मेदारी है, हर किसी पे एतबार नहीं करना। लेकिन साइप्रस का वर्क परमिट है। क्यों है? दूसरा सवाल इसलिए है कि अभी जॉब के हालात बहुत अच्छे हैं। तो साइप्रस में काम के लिए लीगली सिप्रियट सिटीज़न और यूरोपियन यूनियन के जो जितने भी सिटीजन हैं वो लीगली इधर काम करने के लिए अलाउ हैं विदाउट
मतलब अपनी कंट्री से वर्क परमिट लिए बगैर भी यूनियन के सिटीजन इधर आके काम कर सकते हैं। अब इधर जो भी काम है तो गवर्नमेंट की ये प्रायोरिटी है कि सबसे पहले वो या तो सिप्रियट सिटीजन को काम दिलवाएगी गवर्नमेंट, या फिर यूरोपियन यूनियन के सिटीजन को। अगर कोई जॉब ऐसी है या किसी जगह पे काम है और इन दोनों में से कोई नहीं मिल रहा, ना सिप्रियट सिटीजन अवेलेबल है और ना यूरोपियन यूनियन का सिटीजन अवेलेबल है, तो अब गवर्नमेंट उस बंदे को, उस कंपनी को या उस एम्प्लॉयर को अलाउ करती है कि आप यूरोपियन यूनियन से बाहर की, यूरोपियन यूनियन की नॉर्मली 28 या पता नहीं कितनी कंट्रीज है, मैं भूल रहा हूँ, इनमें से बाहर किसी भी मुल्क से आप अपने लिए एम्प्लॉई या वर्कर लेके आ सकते हो। ठीक है, तो इस वजह से चूँकि अभी बहुत जॉब्स ऐसी हैं जिनके लिए इनको वर्कर चाहिए। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि 2024 में इनको तकरीबन 12,000 फॉरेन वर्कर्स चाहिए, जो इधर ऑलरेडी अवेलेबल लोग हैं उनसे ये काम पूरे नहीं हो रहे, और तकरीबन 12,000 तो इस साल में रफली एस्टिमेटेड है ये चाहिए। तो इस वजह से फिर गवर्नमेंट उनको अलाउ करती है कि भाई ठीक है, ले आओ आप बंदा। तो फिर हम लोगों का चांस बनता है, और हम लोगों का पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, जितनी भी कंट्रीज हैं उनसे फिर बंदे वर्क परमिट पे आ सकते हैं इस वजह से। तो भाई प्रोसेस क्या होता है मैं आपको बता दूँ। पहले मैं आपको ये बता दूँ कि मेरे पास तकरीबन 90% इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, अगर बाद में कुछ इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा मेरे पास आई तो मैं फिर और अलग से शॉर्ट सी वीडियो बना के वो भी शेयर कर दूँगा। अच्छा, प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस ये होता है कि भाई अब जिसने, पहली बात तो ये कि जो कंपनी या जो एम्प्लॉयर बंदा बुला रहा है वो सिप्रियट होना चाहिए। ठीक है, वो उसको अब बंदा चाहिए, बंदा इधर नहीं मिल रहा, या मिल रहा है लेकिन फिर भी वो इंटरेस्टेड है कि भाई मैं बाहर से लेके आना चाहता हूँ। तो प्रोसेस ये है कि वो पहले मिनिस्ट्री ऑफ लेबर में जाएगा, वहाँ पे एक एप्लीकेशन देगा कि भाई मेरी ये कंपनी है या मेरा ये काम है और मुझे इसके लिए बंदा चाहिए, मैं इन चीज़ों पे रेडी हूँ, उसको एकोमोडेशन दूंगा, नहीं दूंगा, सैलरी इतनी दूंगा, काम इस टाइप का है वगैरह वगैरह, और मुझे बंदा नहीं मिल रहा। ठीक है, वो प्रूव करेगा मिनिस्ट्री ऑफ लेबर में कि हाँ वाकई बंदा नहीं मिल रहा। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर क्या करती है? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर सिर्फ उसकी बात पे यकीन नहीं करती, वो उससे एप्लीकेशन लेती है और वो खुद एनालाइज करती है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के पास ऑलरेडी जिन लोगों का काम नहीं होता, जॉबलेस होते हैं, उन्होंने एप्लीकेशन दी हुई होती है कि भाई हमें काम दिलवा दो। तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर फिर उस इस एम्प्लॉयर की एप्लीकेशन को एनालाइज करती है, चेक करती है कि हम इसको ये बंदा अरेंज करके दे सकते हैं या नहीं दे सकते। तो नॉर्मली ये होता है कि जो एम्प्लॉयर बंदा लेके आने में इंटरेस्टेड होता है वो फिर एप्लीकेशन इस टाइप की देता है कि या सैलरी ऐसे लिख देता है, या कुछ और बातें, या काम की नौइयत ऐसी लिख देता है जो कि इधर अवेलेबल बंदे वो काम करने पे राज़ी नहीं होते। तो उस वजह से उसका चांस बन जाता है कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एप्लीकेशन को अप्रूव कर दे। ठीक है, ये एक ट्रिक है वैसे जो कि एम्प्लॉयर यूज़ करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ लेबर से अप्रूवल के लिए। फिर इस साथ में मिनिस्ट्री ऑफ लेबर उसको ये भी बोलती है कि भाई आप न्यूज़पेपर में ऐड दो, अपने इस वैकेंसी को पब्लिश करो लोगों में। ठीक है, 2 ऐड शायद देना होते हैं, अब जहाँ तक मेरी मेमोरी है मेरे ख्याल से, तो वो भी साथ में प्रोसेस कर देता है एम्प्लॉयर कि भाई मेरे पास ये जॉब है, इतनी सैलरी में देने पर राज़ी हूँ, अगर अगर कोई साइप्रस के अंदर यूरोपियन यूनियन का या सिक्योर्ड सिटीजन है तो वो आ जाए। तो नॉर्मली चूँकि उसने केस ऐसे बनाया होता है कि उसको फिर नहीं मिलता बंदा, उस सैलरी पे या सैलरी कम लिख देता है या मराहत ऐसी कम या जॉब की नौइयत ऐसी लिख देता है कि नॉर्मली सेटल बंदा वो काम नहीं करना चाहता। तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर को तकरीबन 3 महीना चाहिए होता है वो एप्लीकेशन एनालाइज करने, प्रोसेस करने और उसको अप्रूवल देने या रिजेक्ट करने में। तकरीबन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर को 3 महीने लगते हैं, ये आप बात ज़हन में कर लें कि 3 महीने तो इधर लगेंगे। तो अगर तो उसने प्रूव कर दिया कि भाई हाँ बंदा नहीं मिल रहा, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने उसको बंदा अरेंज करके नहीं दे सकती, तो फिर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर जो है वो उसका एक अप्रूवल एप्लीकेशन दे देती है कि भाई ठीक है, आपकी मर्जी, जिधर से आप आउटसाइड ऑफ साइप्रस बंदा लेके आना चाहते हैं आप ले आएँ। अब यहाँ से फिर वर्क परमिट
या एंट्री वीज़ा जो होता है वर्क परमिट के लिए, उसका प्रोसेस स्टार्ट होता है और फिर आप लोगों को ज़रूरत पड़ती है अपने डॉक्यूमेंट्स देने की एम्प्लॉयर को। ठीक है, नॉर्मली इस टाइम पे डॉक्यूमेंट्स देने की ज़रूरत पड़ती है। डॉक्यूमेंट अब क्या-क्या चाहिए मैं आपको ब्रीफली बता देता हूँ। वीडियो अगर लंबी होती है तो नो प्रॉब्लम, आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए है। मैं कोई एक्स्ट्रा फ़ज़ूल नहीं बोलूँगा, सिर्फ़ काम की बातें बोलूँगा। आप देखते हैं वीडियो कितनी बनती है, लेकिन आप लोगों की रिक्वेस्ट पे बन रही है और आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए बन रही है, तो उम्मीद है कि आप लोग बोर नहीं होंगे। अच्छा, डॉक्यूमेंट बहुत सिंपल से हैं और थोड़े से हैं, ठीक है? सबसे पहले आ जाता है पासपोर्ट। अब यहाँ पे कई लोगों के ज़हन में सवाल आएगा कि भाई पासपोर्ट में एक्सपायरी कितनी होनी चाहिए। तो भैया पासपोर्ट की एक्सपायरी का ताल्लुक है आपकी जो जॉब है उसकी ड्यूरेशन कितनी है, उस पर डिपेंड करता है। अब मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ और जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है 2 टाइप्स की वो भी मैं आपसे शेयर करता हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ, इससे एक और सवाल भी निकल आया है कि भाई जो वर्क परमिट मुझे मिलेगा वो कितने साल का होगा, ठीक है? तो इन सब सवालों के जवाब आपको यहाँ पर ही मिल जाएँ। क्योंकि पाकिस्तान से एक एजेंट था कराची से, उससे मैंने बात की थी वैसे इन्फॉर्मेशन के लिए। उसने मुझे कहा था कि भाई 1 साल का ग्रीक साइप्रस का वर्क परमिट होगा 6000 यूरो में और 2 साल का होगा 8500 यूरो में। कई लोगों से शायद इस तरह एजेंट ने बातें की होंगी। मैं अभी आपको क्लियर करके बताता हूँ कि वर्क परमिट की ड्यूरेशन होती कितनी है, ठीक है? देखिए भाई, नॉर्मली जो वर्क परमिट है, सीज़नल वीज़े की मैं बात नहीं कर रहा। सीज़नल वीज़ा वो होता है कि भाई किसी को मतलब एक सीज़न के लिए अब बंदा चाहिए और उसको और नहीं चाहिए। जैसे इटली में होता है तो वो 9 महीने का उसको वीज़ा इश्यू कर देते हैं और 9 महीने बाद फिर जाना होता है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं प्रॉपर वर्क जॉब की बात कर रहा हूँ, वर्क परमिट की बात कर रहा हूँ साइप्रस में, ठीक है? तो जो साइप्रस के वर्क परमिट की ड्यूरेशन होती है, मतलब आप वर्क परमिट पे आएँगे तो आप कितना साल एज़ एम्प्लॉयर या जॉब करते-करते यहाँ पर कमा सकते हैं, यहाँ पर रह सकते हैं, स्टे कर सकते हैं, वो कितना टाइम है? वो टाइम है भैया, देखो यहाँ पर जो वर्क परमिट इश्यू होंगे वो 2 टाइप्स के होंगे। एक टाइप्स के जो वर्क परमिट होंगे वो जो स्पेसिफिक फ़ील्ड्स हैं जहाँ पे इनको वर्कर की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत होती है, वो हैं एग्रीकल्चर, मतलब खेती-बाड़ी का काम, और लाइवस्टॉक जितने भी फार्म्स वगैरह हैं। शीप फार्म्स हैं यहाँ पे, गोट फार्म्स हैं यहाँ पे, काऊ फार्म्स हैं यहाँ पे, चिकन फार्म्स हैं यहाँ पे, पिग फार्म्स हैं, ठीक है? नॉर्मली ये 5 तरह के फार्म्स जो मैंने गिनवाए हैं, मैं खुद गया हूँ फार्म्स एरिया में। यहाँ से करीब है सेरी एक गाँव है 10 किलोमीटर पे, मैंने वहाँ विज़िट किया है। मैंने सारे फार्म्स अपनी आँखों से देखे हैं, वहाँ की जॉब्स कैसी होती हैं, काम कैसा होता है वो भी देखा है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं मैं उस पे भी वीडियो बना दूँगा और बल्कि उधर जाके आपको वो एरिया भी दिखा दूँगा। वो एक अलग से अभी बातों-बातों में वीडियो और लंबी हो जाएगी। अच्छा, तो जो 2 टाइप के की जॉब्स हैं वर्क परमिट की, एग्रीकल्चर खेती-बाड़ी का और फार्म्स जॉब। इसमें इनको ज़्यादा वर्कर की खपत है, ज़्यादा चाहिए बंदे, तो इस वजह से इन्होंने इसमें जो वर्क परमिट है वो भी इश्यू लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए करते हैं। मतलब आप जब आएँगे तो आप 6 साल के लिए वर्क परमिट पे रह सकते हैं, ठीक है? 6 साल तक ये काम होता है। 6 साल आपको कोई काम से नहीं निकालेगा। इसके अलावा जो जॉब्स हैं, अगर किसी एम्प्लॉयर को चाहिए, जैसे कि अभी होटल इंडस्ट्री है, तो होटल इंडस्ट्री में इनको वर्कर चाहिए, क्योंकि साइप्रस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं। अभी मार्च का महीना है, 2024 है और मैं अभी जब बाहर निकलता हूँ तो बहुत ज़्यादा टूरिस्ट है, बहुत ज़्यादा। एक दिन मैं वीडियो बना के आपको दिखा दूँगा। रास्तों गलियों में वो पता चल जाता है उनकी शक्लें। स्कैंडिनेवियन से ज़्यादातर लोग आते हैं, ये नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क वगैरह उन कंट्री से। उनके कलर में उनके थोड़ा-सा डिफरेंस होता है, तो पता चल जाता है कि ये सारे टूरिस्ट हैं। तो टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं, इसलिए इनको होटल्स में भी चाहिए। होटल के अलावा भी कोई और अगर सेक्टर है इकोनॉमी का जहाँ पर भी वर्कर चाहिए और वर्क परमिट, वेयर हाउस जॉब्स हैं या कुछ भी हैं, तो अगर तो एग्रीकल्चर और लाइवस्टॉक के अलावा है, इसका तो 6 साल मैंने आपको बता दिया, 6 साल की ड्यूरेशन होगी आपके वर्क परमिट। उधर से 6 साल का नहीं लगेगा, लेकिन वो मैं आपको अभी बाद में बताता हूँ कि 6 साल कैसे आपका स्टे होगा, ठीक है? उधर से तो आपको जस्ट एंट्री परमिट मिलेगा, 3 महीने का वो वैलिड होगा और आप उस पे साइप्रस में एंट्री करेंगे, वो भी अभी बाद में बातें आएँगी। अच्छा,
इन दोनों के अलावा जो बाकी सेक्टर्स हैं, होटल है, वेयर हाउस है, जो भी है, उसमें आपको अगर वर्क परमिट मिलता है साइप्रस में आने का, तो वो 4 साल के लिए होता है। उसपे आप 4 साल इधर रह सकते हो, काम कर सकते हो। मतलब ये 4 साल तक तो आपका स्टे लीगल होगा, फिर उसके बाद आपका जो इधर का रेजिडेंस परमिट है, वो रिन्यू नहीं होगा। मतलब ये लोग कहेंगे कि भई अब आपका ड्यूरेशन एम्प्लॉयमेंट का पूरा हो गया है, अभी वापस जाओ। लेकिन फिर कोई वापस नहीं जाता, और वो एक अलग इश्यू है कि उसके बाद फिर यहाँ पर कैसे रह सकते हैं, या इन्हीं 4 सालों के अंदर-अंदर बंदा आगे कैसे जा सकता है, वो भी अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं, मैं बना दूँगा वीडियो उस पर। अच्छा, पहली बात तो हो गई। तो अभी ये है, अच्छा, बात क्यों छिड़ी थी? बात इसलिए छिड़ी थी कि पासपोर्ट में आपकी वैलिडिटी कितनी होनी चाहिए? पासपोर्ट में आपकी वैलिडिटी होनी चाहिए आपकी एम्प्लॉयमेंट की ड्यूरेशन तक, और एम्प्लॉयमेंट की ड्यूरेशन अभी बन गई 4 साल या 6 साल, ठीक है? ये है। ये तो ऑफ़िशियली जो अनाउंसमेंट है साइप्रस मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की तरफ से, वो ये है। लेकिन इधर एक ऑफ़िस है जो कि वर्क परमिट का प्रोसेस करते हैं अपनी फ़ीस लेके। मैं उधर गया था इन्फॉर्मेशन के लिए, तो वो मुझे कह रहे थे कि अगर तो पासपोर्ट की एक्सपायरी 2 साल तक है, किस डेट से? मतलब जिस डेट आप साइप्रस में एंटर होंगे उसके बाद से 2 साल तक पासपोर्ट की अगर एक्सपायरी है, तो भी ठीक है। ये उनकी स्टेटमेंट थी, जो लोग प्रोसेस करते हैं, आपका वर्क परमिट इश्यू करवाते हैं सिविल रजिस्ट्री एंड माइग्रेशन डिपार्टमेंट साइप्रस से, वो मुझे ये कह रहे थे। तो इसका मतलब कि 2 साल पासपोर्ट 2.5 साल तक भी अगर एक्सपायरी है, क्योंकि 3-4 महीने 5 महीने तो प्रोसेस में लग जाते हैं। तो जब आप प्रोसेस स्टार्ट करते हैं उस वक़्त से अगर 2.5 साल तक आपके पासपोर्ट में है टाइम, तो भी शायद आप लोग आ सकते हैं। लेकिन जो ऑफ़िशियल स्टेटमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की, वो कहते हैं कि आपके पासपोर्ट में एक्सपायरी आपकी जो मुलाज़मत है उसकी ड्यूरेशन तक होनी चाहिए। और मुलाज़मत मैंने आपको बोला कि 2 सेक्टर्स में 6 साल होती है, और बाकी सेक्टर्स इसके अलावा जो हैं उसमें 4 साल होती है। तो बेहतर यही है कि जो इंटरेस्टेड है वो 10 साल का पासपोर्ट बनवा ले या रिन्यूअल कर ले, उसके बाद अप्लाई करे, उसको कोई मसला पासपोर्ट की तरफ से नहीं होगा। और ये पहला डॉक्यूमेंट था जो आपको चाहिए होगा जब आपके वर्क परमिट के लिए इधर अप्लाई होगा, ठीक है, पासपोर्ट। उसके बाद दूसरा क्या डॉक्यूमेंट चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। टोटल वैसे 3 डॉक्यूमेंट हैं, ठीक है, एक मैंने बता दिया पासपोर्ट का। दूसरा डॉक्यूमेंट है पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट बहुत ईज़ी बनता है, मैंने तो पाकिस्तान में 1 दिन में बनवा लिया था। हाँ, बाकी जो इंडियन हैं या और नेशनलिटीज़ वाले हैं वो चेक कर लें उनका कितने टाइम में बनता है। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट 6 मंथ के लिए वैलिड होता है, और नॉर्मली आपके प्रोसेस में भी 4-5-6 महीने लगते हैं, तो इसमें हो जाता है काम। तो पुलिस क्लियरेंस आप लोग बनवा लें। अच्छा, तीसरा डॉक्यूमेंट है मेडिकल का। मेडिकल डॉक्यूमेंट साइप्रस के लिए जो वैलिड है वो है किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से अपना मेडिकल करवाना। और मेडिकल में होते हैं टेस्ट, कितने होते हैं? 5। उसमें होता है हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, HIV जिसको एड्स बोलते हैं, इसके अलावा सिफिलिस या VDRL एक बीमारी है उसका टेस्ट होता है, और 5वां टेस्ट होता है चेस्ट एक्सरे जिसमें वो TB चेक करते हैं। तो मेडिकल सर्टिफिकेट जो है इसमें ये 5 टेस्ट होने चाहिए, इसकी रिपोर्ट्स नेगेटिव होनी चाहिए कि इस बंदे को इन 5 बीमारियों में से कोई भी बीमारी नहीं है। अब ये 3 डॉक्यूमेंट तैयार हो गए, ठीक है, मेडिकल, पुलिस क्लियरेंस और पासपोर्ट। जो इनमें से 2 डॉक्यूमेंट्स हैं, मेडिकल और पुलिस क्लियरेंस, ये क्या करना होता है, ये आपको फॉरेन अफेयर्स आपकी कंट्री का, और उसके बाद साइप्रस कॉन्सुलेट से अटेस्टेशन करवानी होती है, या साइप्रस एम्बेसी से, अगर किसी की कंट्री में एम्बेसी है तो एम्बेसी, अगर किसी का कॉन्सुलेट है कॉन्सुलेट। इन 2 डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेशन करवानी होती है। डॉक्यूमेंट्स भी आपके तैयार हो गए, एम्प्लॉयर भी आपको मिल गया, एम्प्लॉयर ने लेबर ऑफिस से अप्रूवल भी ले ली। अब उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा? नेक्स्ट प्रोसेस ये होगा कि अभी एम्प्लॉयर जो है वो एक एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनवाएगा, वो आपको ईमेल करेगा, आप उधर से प्रिंट निकाल के उसको फिल करोगे, फिल बल्कि उसने किया होगा, उसको आप साइन करोगे कि हाँ मैं भी रेडी हूँ, इन शराइत पे आने के लिए मैं रेडी हूँ। फिर आप उसके ऊपर ओरिजिनल साइन करेंगे, ठीक है, प्रिंट आउट के ऊपर वो। और जो 2 डॉक्यूमेंट्स आपने बनवाए थे, ये पुलिस क्लियरेंस और मेडिकल, और साथ में पासपोर्ट की कलर फोटोकॉपी,
और बेहतर यही है कि पासपोर्ट की कापी आप मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स और साइप्रस कंसुलेट से पासपोर्ट की कलर कापी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स और साइप्रस कंसुलेट या साइप्रस एम्बेसी से अटेस्ट भी होती है, ठीक है। लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको पासपोर्ट की कापी बनवा के अपना जो रीजनल पासपोर्ट ऑफिस है वहाँ से अटेस्टेशन करवानी होती है। वो उधर बंदे अक्सर ऐसे मिल जाते हैं कि कुछ थोड़े से पैसे लेके आपको कर देते हैं, नहीं तो मतलब ईजिली हो जाता है वो। तो बेहतर यही है कि जब आप अटेस्टेशन करवाते हैं पुलिस क्लियरेंस की और मेडिकल की, तो पासपोर्ट की फ़ोटो कापी भी अटेस्ट करवा दें, लेकिन कलर होनी चाहिए फ़ोटो कापी। और एक बात मैं बताना भूल गया है कि मेडिकल सर्टिफिकेट जो है कई कंट्रीज़ में स्पेशली पाकिस्तान में ऊपर गवर्नमेंट हॉस्पिटल से आप बनाओगे तो वो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट ऊपर नहीं लिखते, बल्कि वो जस्ट लिख देते हैं मेन लेबॉर्ट्री DHQ हॉस्पिटल फलां। तो फॉरेन ऑफिस तभी अटेस्ट करता है जब उसके ऊपर मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट लिखा हो। तो आप ये यकीन कर लें कि मेडिकल सर्टिफिकेट के ऊपर मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट लिखा हुआ है, अदरवाइज अटेस्ट नहीं करेंगे फॉरेन ऑफिस वाले, आपको ऐसे तकलीफ होगी। और मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट फॉरेन ऑफिस वाले तब भी अटेस्ट करते हैं जब आप डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर से बनवाने के बाद अटेस्ट कर लें। और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर हर डिस्ट्रिक्ट में उसका एक अपना ऑफिस होता है, उधर होता है। उसकी PA आपसे कुछ थोड़े से पैसे लेके, क्योंकि वो तो नॉर्मली ऑफिस में होता नहीं है, आप पाकिस्तान है आपको पता है, तो उसका वो PA थोड़े से पैसे लेके आपसे वो आपको उसकी स्टैंप लगा देगा। क्योंकि फॉरेन ऑफिस वाले ये भी देखेंगे कि ऊपर मेडिकल फिटनेस लिखा है और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर ने हॉस्पिटल के बाद डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर ने उसको अटेस्ट किया है कि नहीं किया, ठीक है। ये भी आप ध्यान कर लें। इसलिए मैं कह रहा था कि वीडियो लंबी हो जाएगी, क्योंकि बीच बीच में आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, आपको तकलीफ से बचाने के लिए और बातें आ रही हैं, ठीक है। तो भाई ये तीनों डॉक्यूमेंट आपने बनवा लिए, इनको फॉरेन ऑफिस से अटेस्ट कर लिया, फिर उसके बाद साइप्रस एम्बेसी और कंसुलेट से अटेस्ट कर लिया, फिर इधर से एम्प्लॉयर ने जो आपको वर्क कॉन्ट्रैक्ट भेजा है वो आपने प्रिंट आउट निकाल के वो भी साइन कर लिया। अब ये सारे डॉक्यूमेंट इनकी कलर स्कैन भी अपने पास मोबाइल में रख लें और एक एक कलर फोटो कॉपी करके भी अपने पास रख लें, आपको बाद में काम आएंगे। और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो हैं, ओरिजिनल, ये बात याद रखें, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपने DHL के थ्रू अपने एम्प्लॉयर से एड्रेस लेके साइप्रस के उसको बाई पोस्ट मतलब DHL के थ्रू भेज देने हैं। DHL इतना महंगा नहीं है, 11,500 से तकरीबन पाकिस्तान से वो साइप्रस के लिए होता है। DHL पे आप भेज देंगे। और मेरा ख्याल है मैं भूल रहा हूँ, सॉरी, शायद पिक्चर भी आपकी वाइट बैकग्राउंड के साथ पासपोर्ट साइज़ चाहिए होगी, मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन बेहतर है कि वो भी आप साथ में भेज दें अगर चाहिए हुई। शायद नहीं चाहिए, मेरा ख्याल है नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी बेहतर यही कि आप भेज ही दें, ठीक है। तो ये चीज़ें आप DHL से भेज देंगे, इधर आ जाएंगी। इधर जो है वो एम्प्लॉयर सारे डॉक्यूमेंट्स आपके जब उसको रिसीव हो जाएंगे, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर का अप्रूवल ऑलरेडी उसके पास है, वो जाएगा सिविल रजिस्ट्री एंड माइग्रेशन डिपार्टमेंट। आप लोग बेशक गूगल पे सर्च कर लो कि ये क्या इदारा है। ये वो इदारा है जो वीज़े इशू करता है साइप्रस से, वर्क परमिट इशू करता है, साइप्रस का रेजिडेंस कार्ड इशू करता है। इस इदारे में वो जाएगा और वो आपके बिहाफ पे एंट्री परमिट के लिए अप्लाई कर देगा। कितना टाइम लगता है? फीस तो तकरीबन उसकी 20 यूरो वो एम्प्लॉयर पे करेगा, लेकिन साथ ही साथ एम्प्लॉयर को आपकी जगह वीज़ा गारंटी पे करनी होती है, जो कि तकरीबन 855 यूरो है शायद, या 850 यूरो है। वो डिपेंड करता है कि आप किस कंट्री से हो, लेकिन हमारी जो कंट्रीज़ हैं पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश वगैरह, इन कंट्रीज़ के लिए 853 यूरो है शायद, या 850 यूरो है। तो वो आपका एम्प्लॉयर वो वीज़ा गारंटी भी पे करेगा आपकी जगह। अब वो ये उस पर डिपेंड है कि वो आपसे लेके पे करता है या अपनी तरफ से पे करता है, ठीक है। और 20 यूरो शायद एप्लीकेशन प्रोसेस की फ़ीस है, इधर एम्प्लॉयर कर देगा। अब कितना टाइम लगेगा? अब भाई 4 to 6 वीक नॉर्मली लगता है आपका, 4 से 6 हफ्ते में, मतलब 1.5 महीने के अंदर अंदर 45 डेज़ में आपका इधर से एंट्री परमिट, जिसको ब्लू स्लिप कहते हैं, ब्लू कलर का होता है, विदाउट पिक्चर होता है, आपके नाम और पासपोर्ट नंबर पे होता है, और वो नॉर्मली 3 मंथ्स का होता है उसकी वैलिडिटी, वो इशू होगा। तकरीबन 99% इस टाइम में इशू हो जाता है, 45 डेज़ में, 6 हफ्ते तक। लेकिन कई केसेस ऐसे आ जाते हैं जिनमें उनको फिर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है या कुछ कमी हो जाती है, जिसकी वजह से मैक्सिमम 6 महीने भी एंट्री परमिट इशू होने में लग सकते हैं। तो आपका अगर थोड़ा लेट हो गया है 1.5 महीने से, तो फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है।
जो ऑफिशियल वेबसाइट है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल रजिस्ट्री एंड माइग्रेशन डिपार्टमेंट की, उधर मैंने चेक किया तो वो कह रहे थे, लिखा हुआ था कि कुछ केसेस में 6 मंथ तक भी टाइम लग सकता है। अच्छा, जो ही आपका एंट्री परमिट इधर से इशू हुआ, ब्लू स्लिप जिसको बोलते हैं, ब्लू कलर का होता है, वो स्टूडेंट का और वर्क परमिट का सेम ही होता है, लेकिन स्टूडेंट का ऊपर स्टडी लिखा होगा, कॉलेज का नेम लिखा होगा, वर्क परमिट का ऊपर वर्क परमिट लिखा होगा और एम्प्लॉयर का एड्रेस और नेम लिखा होगा, बस डिफरेंस सिर्फ यही होगा। अब ये एम्प्लॉयर आपको वो जो ब्लू वीज़ा है या एंट्री परमिट है वो आपको ईमेल कर देगा स्कैन करके, आप उधर से प्रिंट निकाल लेंगे इसका। और अभी क्या है, अभी मतलब पिछले साल 2022 के अगस्त तक शायद तो ये प्रोसेस था कि बस उसी एंट्री परमिट पे ही आप लोगों ने टिकट लिया और ट्रेवल कर लिया। लेकिन अभी पाकिस्तान में तो रूल थोड़े चेंज हुए हैं, अभी बाकी कंट्री का मुझे नहीं पता, इंडिया का, बांग्लादेश का, नेपाल का, उनका भी शायद अभी रूल चेंज हुआ होगा। लेकिन पाकिस्तान में तो ये है, अभी अभी मैं स्पेसिफिकली पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, जो लोग पाकिस्तान से भी आएंगे एंट्री परमिट इशू होने के बाद, जो बाकी लोग हैं वो अपनी कंट्री का चेक कर लें कि उनको अभी पासपोर्ट के ऊपर स्टिकर वीज़ा लगाना है या नहीं लगाना। और वो कैसे पता करेंगे, पाकिस्तान के अलावा जो बाकी लोग हैं, पाकिस्तान का तो अभी मैं बताने वाला हूँ, वो कैसे चेक करेंगे कि जब आपका एंट्री परमिट साइप्रस से आ गया, आपने उधर प्रिंट निकाल लिया, फिर आप साइप्रस की एम्बेसी या कॉन्सुलेट फ़ोन करें, उनका नंबर गूगल से या एम्बेसी की वेबसाइट से देख लें, उधर फ़ोन करें, उनको बोलें कि मेरा साइप्रस का वर्क परमिट के लिए एंट्री वीज़ा इशू हुआ है, ब्लू वीज़ा इशू हुआ है, और क्या मुझे पासपोर्ट के ऊपर स्टिकर लगाना है या नहीं लगाना, इसी पे ही मैं ट्रेवल करूँ। तो फिर एम्बेसी वाले आपको बता देंगे कि स्टिकर लगाना है। अगर स्टिकर लगाना है तो उसका फिर क्या प्रोसेस है, जैसे कि पाकिस्तान के लिए है, वो मैं भी आपको बताता हूँ। आप इस तरह करेंगे कि भाई जो आपने वो डॉक्यूमेंट बनवाए थे वो, उसकी मैंने कहा था कि अपने पास कलर फोटोकॉपीज रखना और स्कैन भी रखना, ठीक है। तो अभी उसकी कलर फोटोकॉपीज ख़त्म नहीं करनी, स्कैन ख़त्म नहीं करना, एक एक उनसे कलर फोटोकॉपी बनवा लो और आइंदा के लिए भी एक एक रख लो, ठीक है। जो मेडिकल फिटनेस है उसकी कलर का भी, जो पुलिस क्लियरेंस है उसकी कलर का भी, जो अटेस्टेड थी, ठीक है। आप ओरिजिनल तो आपने साइप्रस भेज दी है, वो साइप्रस में ही है, वो अभी आपके पास नहीं है वो। और पासपोर्ट का जो फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से आपने अटेस्टेशन पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी करवाई थी, उसकी भी कलर फ़ोटोकॉपी करके बैक साइड पे, क्योंकि नॉर्मली अटेस्टेशन बैक साइड पे करते हैं, तो दोनों साइड की कलर फ़ोटोकॉपी करवा के, और जो आपका एंट्री परमिट है इसकी भी 1-2 कलर फ़ोटोकॉपीज़ और करवा के, और ओरिजिनल पासपोर्ट लेके, और साथ में कलर वाइट बैकग्राउंड पासपोर्ट साइज़ की 2 फ़ोटोज़ लेके आपने जाना है साइप्रस कॉन्सुलेट कराची। लेकिन जाने से पहले एक काम आप और कर लें कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर ऑफ साइप्रस जो है, वहाँ पे एक वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म होगा साइप्रस का, वो आप पहले से जाने से पहले ही एक प्रिंट आउट निकाल लें, उसको उसके 1-2 प्रिंट आउट निकाल लें, पहले एक को फिल करें पेंसिल से, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि मैं कोई गलत, अगर बाद में चेक करें कि अगर आपने कोई चीज़ गलत फिल की है तो उसको ठीक कर सकें, ठीक है। तो फिर उसको मतलब जब आपको तसल्ली हो जाए कि हाँ मैं अब ठीक ठीक फिल कर सकता हूँ, तो फिर वो जो दूसरा आपके पास स्पेयर है, मतलब आपने 2 प्रिंट आउट किए थे, एक पेंसिल से फिल करें, दूसरा अपने पास स्पेयर रख लें, फिर वो पेंसिल वाले को करेक्ट करके वो अपने सामने रख के बाल पॉइंट्स उसको फिल कर लें, उसके ऊपर पिक्चर लगानी होती है, पेस्ट करनी होती है, वो एक पिक्चर पेस्ट कर दें, एक साथ में ऐसे ही स्टेपल कर दें, साइन कर लें। और वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, जो कि एम्बेसी में भी आपको मिल जाएगा, कंसुलेट में भी जब आप एप्लीकेशन देंगे, लेकिन उस वक्त फिर आपको समझ नहीं आएगी कि इसको फिल कैसे करना है, ऐसी कन्फ्यूजन होगी। तो बेहतर यही है कि पहले से प्रिंट आउट निकाल के घर से फिल करके फ़ोटो ऊपर लगा के, और बाकी जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए, जो ओरिजिनल आपने साइप्रस भेजे थे, उनकी एक एक फ़ोटोकॉपी भी साथ में लगा के, और जो एंट्री आपको वीज़ा इशू हुआ है उसकी भी फ़ोटोकॉपीज़ 2-3 लगा के, 2 बल्कि चाहिए होती हैं, एक तो वो आपने प्रिंट आउट निकाला है, 2 और फ़ोटोकॉपीज़ साथ लगा के, और जो पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी आपके पास थी अटेस्टेड, वो भी 2 करके, कलर सारा कुछ कलर, ठीक है। A4 साइज़ पेपर पे कलर, और अच्छे वाले पेपर पे कलर, कंजूसी ना करें यहाँ पे। वैसे भी आपने लाखों लगाने हैं, तो थोड़ा-सा अगर वो पेपर का एक्स्ट्रा खर्च आ जाएगा,
तो नो प्रॉब्लम, क्योंकि इसी के ऊपर वो फिर एम्बेसी वाला स्टैंप लगाएंगे जो आपको बाद में ट्रैवल के लिए एयरपोर्ट में दिखानी होती है। तो अगर अच्छा पेपर यूज़ नहीं करेंगे तो आपको मसला होगा। अच्छा, ये सब आप लेके एम्बेसी कॉन्सुलेट जाएँ, कोई अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत पाकिस्तान में नहीं होती, पहले से बहुत ईज़ी है। आप जाएँ, आप उधर जाके जब आपका नंबर आएगा, नॉर्मली उधर रश नहीं होता कॉन्सुलेट में, आप अप्लाई कर दें, ठीक है। विदिन मेरा तो 2 दिन में उन्होंने पासपोर्ट के ऊपर ओरिजिनल पासपोर्ट भी साथ में जमा करना होता है, ठीक है। तो मेरा तो उन्होंने मैंने 17 को मतलब जमा किया और 19 को वीज़ा लग गया था, लेकिन वो आपको टाइम वैसे 1 वीक का देंगे, 1 हफ्ते का रिटर्न वापस लेने के लिए। तो दोबारा फिर जाने के लिए कॉल करना या अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं होती। जो उन्होंने आपको रिटर्न डेट दिया है उस डेट पे जाके आप लोग ले सकते हैं। श्योर स्टिकर वीज़ा आपके पासपोर्ट के ऊपर होगा। अगर यहाँ से एंट्री परमिट इशू हुआ है जो कि आपके पास था ब्लू, तो साइप्रस कॉन्सुलेट के पास अथॉरिटी नहीं है कि वो आपका वीज़ा रिजेक्ट करेगा, ठीक है। वो नहीं रिजेक्ट कर सकता, वो ऑनरेडी कॉन्सुलेट ऑफ साइप्रस है। और जिन मुल्कों में साइप्रस एम्बेसी है वो भी नहीं करेंगे, क्योंकि इधर की माइग्रेशन डिपार्टमेंट ने आपको वीज़ा इशू किया तो मतलब आपका काम हो गया है बस। अब जस्ट फॉर्मेलिटी है, एक स्टिकर लगाना है। और फॉर्मेलिटी क्यों है, और अभी आपको पता चलेगा कि उधर आपका वीज़ा फ़ीस कितनी पे करनी पड़ेगी। फॉर्मेलिटी सिर्फ इसलिए है कि वो एम्बेसी वालों को वीज़ा फ़ीस चाहिए। वीज़ा फ़ीस कितनी है पाकिस्तान में, मैं आपको बता दूँ वो 28,000 रुपये आपके स्टिकर वीज़ा की फ़ीस लेंगे। और पाकिस्तान में एक और काम भी उन्होंने साथ में शुरू किया है, वो भी आपको डॉक्यूमेंट एक एक्स्ट्रा देंगे। वो एक FIA का लेटर होता है, जो उन्होंने FIA पाकिस्तानी एयरपोर्ट्स जितने भी हैं उसके ऊपर नाम लिखे होंगे, या आप नोट कर लेंगे। फिर उन्हीं एयरपोर्ट में से किसी के थ्रू आना है, पेशावर, इस्लामाबाद, लाहौर और भी उस सियालकोट उसमें लिखें, कराची, ठीक है। तो जो उस FIA लेटर में जो आपको एक्स्ट्रा देंगे वो एम्बेसी अपनी तरफ से देगी। पहले मैं आपको बता दूं कि 28,000 आपको वीज़ा की फ़ीस पे करनी है स्टिकर वीज़ा की, और 5,000 रुपये वो उस लेटर का लेंगे, जिसके ऊपर उन्होंने एयरपोर्ट का जो हेड होता है उसके नाम लिखा होगा कि भाई हम गारंटी देते हैं कि ये बंदा जो है ये ऑथेंटिक है और ये ट्रेवल कर सकता है। जस्ट इसके बावजूद भी वो आपको तंग करेंगे एयरपोर्ट पे। उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई है, माई जर्नी फ्रॉम पाकिस्तान टू साइप्रस, आप देख लें। मुझे भी वो तंग कर रहे थे, लेकिन वो अगर आप चाहें तो मैं आपको अलग से वीडियो बना के दे दूंगा, उसके ऊपर आप कमेंट में बोल दें, ठीक है। तो वो आपको स्टिकर वीज़ा और FIA का लेटर इशू करेंगे, पाकिस्तान वालों के लिए ये बात है। और एक हफ्ते का वो टाइम देते हैं। 1 हफ्ते बाद जाके आप अपना ओरिजिनल पासपोर्ट और एक लेटर जो FIA की तरफ से FIA के लिए दिया होगा वो लेटर, और जो आपके पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी थी आपने जमा की थी उसके ऊपर भी एम्बेसी का एक स्टैंप लगाएंगे। और भैया जो एंट्री वीज़े की फ़ोटोकॉपी, आप जो एंट्री परमिट साइप्रस से इशू हुआ था ब्लू वाला, उसके ऊपर भी एक स्टैंप उन्होंने लगाई होगी। ये डॉक्यूमेंट आप एम्बेसी से ले लें या कॉन्सुलेट से ले लें, पाकिस्तान में कॉन्सुलेट है। अब कोई रुकावट नहीं है साइप्रस आने में, ठीक है। अगर आप वर्क परमिट पे आ रहे हैं तो मेरे जहाँ तक मेरा ख्याल है 99% मैं ये कह सकता हूँ कि आपको शो मनी एयरपोर्ट पे दिखाने की ज़रूरत नहीं है। स्टूडेंट के लिए 2,000 यूरो शो मनी होती है, लेकिन अब मैं 100% कन्फर्म नहीं हूँ, लेकिन 99% मैं कन्फर्म हूँ कि शो मनी भी साथ में लेके आने की। जॉब कॉन्ट्रैक्ट पे आप आते हैं जो वर्क परमिट पे, तो आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं बाद में फुली कंफर्म कर लूँगा और इसी वीडियो के कमेंट में लिख दूँगा कि शो मनी की ज़रूरत है कि नहीं, ठीक है। ये तो आपका प्रोसेस हो गया, ये जॉब वर्क परमिट का प्रोसेस इतना ही है। अब अगर आप लकी हैं, आपको इधर से कोई एम्प्लॉयर मिला है जिसको अशद ज़रूरत है, वो आपसे एक पैसा भी नहीं लेगा, कभी कभी वो फ्री में आपको टिकट भी दे देता है क्योंकि उसको बंदा चाहिए होता है, लेकिन ऐसे वैसे बहुत कम होता है, तकरीबन इम्पॉसिबल है कि ऐसे हो। लेकिन मैंने एक बंदा ऐसा देखा है जिसका कज़न इधर था और वो एक होटल में था और उनको बंदों की अशद ज़रूरत थी। उसने अपने दूसरे कज़न को बुलाया और बिल्कुल फ्री बुलाया। आई डोंट नो, शायद टिकट उसने खुद पे किया, लेकिन ऐसे होता नहीं है वैसे। नॉर्मली जो है तो इधर अगर कोई होगा तो वो फिर किसी से बात करेगा और आपका वर्क परमिट इशू करवाएगा, और कुछ पैसे कमीशन उसको अपने लिए चाहिए होगा, कुछ वो उस बंदे को देगा जिससे वो आपका काम करवाएगा।
लेकिन मैं आपको वैसे बता दूँ कि भाई 6000 यूरो तक अगर आपको साइप्रस का वर्क परमिट मिलता है, सीज़नल नहीं, मतलब जो सिर्फ़ एक सीज़न के लिए होगा वो नहीं, ये जिसकी मैंने बात की 4 साल या 6 साल वाला, तो ठीक है, 6000 यूरो तक ठीक है। 2 लाख तक आपका पाकिस्तान में खर्चा हो जाएगा टिकट के साथ, और 6000 यूरो आप मतलब 6 तिया 18 लाख इधर पे करेंगे, 20 लाख में आप आ जाएँगे। लेकिन कोई बात नहीं, आप 20 लाख में कमा लोगे और सेटलमेंट भी हो जाएगी, ठीक है। ये वैसे मैंने आपको रेट का बता दिया। तो ये थी साइप्रस वर्क परमिट की स्टोरी। इधर आने के बाद फिर क्या होगा, मैं थोड़ा सा, अभी वीडियो बहुत लंबी हो गई है लेकिन ये इसी के साथ लिंक है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि आपके जहन में अभी सवाल होगा कि इधर मैं आऊँगा तो क्या होगा। इधर जब आप आएंगे तो आपका जो एम्प्लॉयर है, आप सीधा उसके पास जाएंगे। नॉर्मली एकोमोडेशन वो फ्री देते हैं, ठीक है। वो आपको एकोमोडेशन जिधर उसकी होगी आपके लिए, वो आपको उधर ले जाएगा, आपको रहने की कोई कोई मसला नहीं होगा, आप उधर होंगे। फिर इधर वो आपके जिस जगह से आपका एंट्री परमिट उसने इशू करवाया था, सिविल रजिस्ट्री एंड माइग्रेशन डिपार्टमेंट, उधर वो फिर आपके यही वाले डॉक्यूमेंट सारे लेके और इधर आके असल में दोबारा फिर मेडिकल होता है, वो आपका दोबारा मेडिकल करवाएगा, क्योंकि वो हमारी कंट्रीज़ के जो मेडिकल हैं उस पर वो ज़्यादा रिलाई नहीं करते, तो इधर आके दोबारा मेडिकल होगा। फिर वो यही डॉक्यूमेंट्स इधर के मेडिकल को साथ में लगा के जाएंगे उसी जगह सिविल रजिस्ट्री एंड माइग्रेशन डिपार्टमेंट में। उधर आपका जो होता है रेजिडेंस परमिट, जिसको पिंक कार्ड बोलते हैं साइप्रस का, और ये वैसा ही है जैसे कि बाकी यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज़ में जिनको रेजिडेंस कार्ड मिले होते हैं, जैसे इटली में, स्पेन में, पुर्तगाल में, सबका एक ही जैसा है। लेकिन इसके उसके ऊपर परमानेंट रेजिडेंट लिखा होता है, इसके ऊपर लिखा होता है टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड, लेकिन होता सेम टू सेम। तो वो आपका फिर यहाँ पे 1 साल का एम्प्लॉयर पे है कि वो 6 महीने के लिए आपका अप्लाई करता है, साल का करता है, लेकिन साल तक का कर सकता है। अगर जो आपका ड्यूरेशन 4 ईयर है फिर भी रेजिडेंस परमिट आपको साल का ही मिलेगा मैक्सिमम, या 6 महीने का मिलेगा। वो उस पर डिपेंड करता है कि वो कितने के लिए आपके अप्लाई करता है। तो वो आपको वो आपकी अपॉइंटमेंट फिक्स करेगा। फिर जब आपकी डेट आएगी तो नॉर्मली विद इन 1.5 महीने में आ जाती है डेट यहाँ आने के बाद, ठीक है। तो आपको फिर वो लेके जाएगा सिविल रजिस्ट्री एंड माइग्रेशन डिपार्टमेंट। उधर आपका एक पिक्चर होगा, जैसे पाकिस्तान में नादरा है वैसे ही एक जगह है, लेकिन उधर तो बहुत रश होता है, लाइनें होती हैं। इधर ऐसा कुछ नहीं होगा, जाते ही आपका नंबर होगा, वो आपकी पिक्चर लेंगे, आपसे साइन लेंगे और आपके फिंगरप्रिंट लेंगे, सिर्फ 2 बस। और आपको एक रिसीप्ट इशू कर देंगे, उस रिसीप्ट के ऊपर स्टैम्प होगी कि इस रिसीप्ट पर भी ये ट्रैवल कर सकता है, मतलब उस पर भी आप पाकिस्तान आ जा सकते हैं, अपनी कंट्री आ जा सकते हैं। बाकी कंट्रियों की अपनी मर्ज़ी, वो आपको उस पर ट्रैवल अलाउ करते हैं नहीं करते। क्योंकि मेरे पास वो रिसीप्ट है, अभी मेरा रेजिडेंस कार्ड नहीं आया, मैं टर्किश साइप्रस मुझे जाना था पिछले वीक में, इधर वालों ने मुझे छोड़ दिया कि जाओ, उधर वालों ने मुझे नहीं छोड़ा। वो कह रहे थे कार्ड, मैंने कहा कार्ड अभी नहीं आया, तो उन्होंने कहा कि नहीं, जब तक कार्ड नहीं आया हम आपको एंट्री नहीं दे सकते। तो मैं फिर वापस आ गया, इन्होंने मुझे फिर वापस अंदर आने दिया। तो साइप्रस वाले इशू नहीं करते। पाकिस्तान अगर आप जाते हैं उस पर ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन आपको पता है पाकिस्तान में भी ये हो सकता है कि मसला क्रिएट करे वापस आने में कि भाई नहीं जा सकते। तो बेहतर यही है कि बंदा कार्ड तक वेट करे और उसके बाद अगर ट्रैवल करना है तो उसके बाद करें। अच्छा, तो आपको रिसीप्ट दे देंगे, बस वो रिसीप्ट आप दिखाएं और साइप्रस में आप घूमें फिरें, कोई आपको कुछ नहीं कहेगा। जब पुलिस पकड़े चेक करे तो दिखा दें, वो समझ जाएंगे। बल्कि उसके ऊपर ARC नंबर होगा, वो ARC नंबर भी अगर आप याद कर लें या उसकी एक पिक्चर ले लें, मोबाइल में अपने पास रखें, तो जब भी ज़रूरत पड़ी चेकिंग की, क्योंकि साइप्रस में माइग्रेशन वाले सख्ती करते हैं, चेक करते हैं, पुलिस इलीगल को पकड़ते हैं, तो इसलिए एक पिक्चर लेके मोबाइल में रखें, घूमें फिरें, कोई कुछ नहीं कहेगा। रिहाइश आपको एम्प्लॉयर ने पहले से दी होगी, काम पे वो आपको लगा देगा, आपका सेटअप हो जाएगा, सैलरी आपकी, फिर आपका बैंक अकाउंट खुलेगा, ठीक है। बैंक अकाउंट के लिए भी एम्प्लॉयर आपको डॉक्यूमेंट्स देगा, वो आप लेके बैंक जाएंगे, आपका बैंक अकाउंट खोल देंगे और सैलरी आपकी फिर हर महीने बैंक में ट्रांसफ़र होगी। आपको एक ATM वीज़ा कार्ड मिलेगा, डेबिट कार्ड, और उस पर आप बैंक में पैसे भी रख सकते हैं, बैंक जाने की ज़रूरत नहीं होती। रात के टाइम भी ऐसी मशीनें हैं कि आप के पास अगर कुछ है, आप रखना, डिपॉज़िट करना चाहें मशीन में डिपॉज़िट करते हैं, ठीक है। और जितना आप निकालना चाहें पैसे निकाल सकते हैं ATM को यूज़ करके। यहाँ पे जिस शॉपिंग मॉल में जाओ वही ATM कार्ड
कैश साथ में लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। हर हर शॉपिंग मॉल में, हर शॉप में तकरीबन वो छोटी सी मशीन होती है, आप जस्ट उससे पेमेंट करें तो लाइफ बड़ी ज़बरदस्त होगी। अगर आप लीगली वर्क परमिट पे भी आते हैं तो हाई फाई लाइफ होगी। नॉर्मली जो काम होता है वो तो मतलब मैं एग्रीकल्चर और लाइफ स्टाइल के अलावा बात कर रहा हूँ, और होटल्स के अलावा इनमें तो सैटरडे संडे को भी शायद हो। और बाकी लेकिन वो जब आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे उसमें लिखा होगा कि कितने दिन काम होगा, कितने घंटे काम होगा, वो उसी हिसाब से आपका काम होगा। और ये थी सारी स्टोरी ए से लेकर जेड तक। और ये सब तकरीबन 90% से मैं ज़्यादा श्योर हूँ कि ये ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है, और मैंने ऑथेंटिक सोर्सेज से कलेक्ट की हैं या इन पर्सन जाके लोगों से, मतलब जो रिलायबल पर्सन है उनसे इंफॉर्मेशन ली है, और ये सारा प्रोसेस है। फिर भी अगर आपका कोई किस क्वेश्चन है तो आप कमेंट में लिख दें। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, लेकिन मैंने कोई एक भी फजूल बात मेरे ख्याल में नहीं की होगी। सबका सब मैंने सिर्फ टू द पॉइंट बात की होगी, और हर चीज़ तकरीबन मैंने क्लियर कर दी है। कभी कभी आप वीडियो पूरी नहीं देखते और सही जहन लगा के नहीं देखते, फिर मैंने कोई बात एक्सप्लेन की हुई होती है, वही बात आप दोबारा पूछते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें और जहन लगा के देखें। और फिर भी अगर कोई बात समझ नहीं आ रही या कोई बात मुझसे रह गई है तो फिर बेशक आप कमेंट में पूछ लें। तो भाई दुआओं में याद रखिए, और अगर आपको अच्छी लगी ये वीडियो तो प्लीज़ इसको शेयर कर दीजिए, किसी और का भी भला हो जाएगा। और मुझे थोड़े से सब्सक्राइबर चाहिए, और वॉच आवर भी चाहिए, तो प्लीज़ थोड़ा सा अगर आप हेल्प हेल्प कर सकते हैं तो कर दें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। मुझे भी थोड़ा सा बूस्ट मिलेगा, थोड़ी इंकरेजमेंट मिलेगी, और मैं और अच्छी अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए बनाता रहूँगा। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।